हाँ, तो जितने भी सारे बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में जो हमारी डिजिटल बोर्ड है, सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। तो देखिए आज की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है, हमारी जो क्लास है आज, हमारी क्लास कौन सी है? 7, ठीक है। तो इस किताब का जो हमारे का नाम है, उसका नाम क्या है? विज्ञान भारती द्वितीय, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे, देखिए इकाई 3, इसे और थोड़ा बंद कर दिया जाता, ठीक है। इकाई 3, ठीक है। और इकाई 3 का देखिए नाम है हमारी का आज पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय है। अध्याय का जो हमारा नाम है वो है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो जहाँ तक संभव था सारे बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहें। पूरे पेपर को हम बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, समझना है। और किताबें जिनके पास वो किताब खोलते रहें और बाकी सारी चीज़ को बड़े गौर से और सामने डिजिटल बोर्ड की तरफ देखते रहें। सारे प्रश्न आंसर हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी कुछ प्रश्न हैं, जो भी उत्तर हैं, वो सारे प्रश्न उत्तर को सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो डिजिटल बोर्ड की तरफ। पहले सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड की तरफ दिखाई दीजिए। आपको डिजिटल बोर्ड पर क्या चीज़ दिखाई दे रही है? आपको देखिए डिजिटल बोर्ड पर देखिए, गौर से देखिए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मुझे देखिए एक कुर्सी दिखाई दे रही है, ठीक। उसके अलावा देखिए हमें ईंट दिखाई दे रही है, ठीक। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अलमारी भी दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए मुझे एक गिलास दिखाई दे रहा है। उस गिलास के अंदर में क्या भरा हुआ है? पानी। उसके अलावा एक दूसरा देखिए मेरे पास कांच का बर्तन है। उस कांच के बर्तन के अंदर में भरा हुआ क्या? दूध भरा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ को देखिए। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे आसपास खूब मिलती हैं और ज़्यादातर जितने भी बच्चे, सारे बच्चों ने इसे गौर से देखा है। तो सारे बच्चे कुर्सी को, ईंट को, अलमारी, पानी, दूध वगैरह सभी बच्चे जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं, देखिए कुर्सी की। कुर्सी, अलमारी, मेज, किताब, दूध, पानी, पौधे, जंतु, जीव जंतु, ठीक है, मिट्टी, बालू, वाहन, इन सारी चीज़ को आप गौर से देखिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, बालू, वाहन, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ठीक है, कार, ट्रेन, जहाज, सब वाहन ही हैं जिसमें सवारी जाती है। सारी चीज़ें हमने देखी। तो इन सारी चीज़ को गौर से देखिए। तो पहली बात, ये सारी वस्तुएं जो क्या होती हैं? स्थान घेरती हैं। अगर मैं अलमारी को कमरे के अंदर में रख लूँगा तो ये क्या करेगी? अपनी जगह घेरेगी। ईंट को जहाँ रखोगे तो ईंट भी क्या करेगी? अपनी जगह घेरेगी। एक ईंट है तो उतनी जगह घेरेगी। 100 ईंट रख दूंगा तो 100 ईंट जितनी जगह घेरेगी, ठीक। पानी है तो पानी को मैं गिलास में रख दूंगा तो गिलास में भी क्या करेगा? पानी देखिए जगह घेरेगा। तो उसने, पानी ने क्या कर लिया? इतनी इससे नीचे नीचे जगह को घेर लिया। दूध को मैंने रखा तो दूध ने भी देखिए नीचे नीचे सब जगह घेर ली। इतनी जगह में दूध आ गया। तो ये सारी वस्तुएं क्या हैं? स्थान घेरती हैं, ठीक है। जो अब स्थान तो घेरती, इसका मतलब यह है कि कोई भी मेरे पास चीज़ है, ठीक, जैसे अलमारी या बाल्टी या आप जग या चश्मा या कोई भी चीज़ देख लो, मेज़ देख लो, टीवी देख लो। तो टीवी को अगर अलमारी में रखते हैं तो अलमारी की जगह घेर लेती है कि नहीं? तो सारी चीज़ें क्या होती हैं? जो जगह घेरती हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या है? ये सारी जो वस्तुएं हैं, कोई वस्तुएं, पहली बात तो क्या है? वो स्थान घेरेगी, ठीक है। और दूसरी बात में हम बात करते हैं जो किसी, अब इसको देखते हैं आखिर में ये बनी का है। अब अलमारी को देखते हो तो अलमारी किसकी बनी है? लोहे की, ठीक। अब पानी किसका बना है? पानी के पदार्थ, पानी भी किसका बना है? पानी से बना है पानी। तो पानी भी किसके बना है? एक जल के अणुओं से मिलकर है। दूध, दूध के अणुओं से बना, तो दूध भी क्या है? पदार्थ है। अब कुर्सी किसकी बनी है? लकड़ी की बनी, तो लकड़ी भी क्या है? पदार्थ है। ईंट देखते हैं, ईंट किसकी बनी है? ईंट भी मिट्टी मिट्टी की बनी है, तो ईंट भी क्या है? एक पदार्थ है। तो वो चीज़ जिसकी बनी होती है उसे हम कहते हैं पदार्थ, ठीक है। इसमें कुछ न कुछ भार अवश्य होगा। पहली बात, अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ को भार को
अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास आसपास जो वस्तुएं मिलती हैं, पहली बात क्या है, वो स्थान घेरेंगी। दूसरी बात क्या है, वो किसी न किसी पदार्थ की बनेंगी। तीसरी बात क्या है, उसमें कुछ न कुछ भार अवश्य होगा। भार का मतलब होता है वजन। वजन, ईंट लोगों, ईंट में कुछ न कुछ वजन मिलेगा आपको, ठीक है। कुर्सी लोगों, कुर्सी वजन मिलेगा। अलमारी में वजन मिलेगा। दूध है, आप 1 किलो लोगे तो 1 किलो वजन होगा, तो कुछ न कुछ वजन तो होगा उसमें। तो इन सबको, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं, इन्हें हम आसानी से महसूस कर सकते हैं और हम जान सकते हैं। अब हमें थोड़ा समझना है कि पदार्थ के बारे में। तो देखिए, हम यहाँ पर पदार्थ के बारे में समझेंगे तो देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं पदार्थ की बात करता हूँ तो देखिए, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। पहले बताई मैंने, कोई चीज़ स्थान घेरती है कि नहीं कोई चीज़। तो जो चीज़, जैसे मेज है, मेज किसकी बनी है, पदार्थ की बनी है। लकड़ी पदार्थ है, एक लोहा पदार्थ है, तो 2 पदार्थ इसमें जोड़ करके हमने क्या बना दी, मेज। तो पदार्थ वह होता है, पहली बात, जो स्थान घेरता है। वो क्या होता है, स्थान। दूसरी बात, जिसमें कुछ न कुछ भार होगा, कुछ न कुछ के अंदर वजन भी होगा, ठीक है। और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो इसका ज्ञान की अगर बात करो तो इसका ज्ञान क्या हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं। अब देखिए, ये पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक चौक है। ये चौक देखा तो ना सबने। तो चौक को मैं देखता हूं तो चौक भी किसका बना है, पदार्थ का। अब पदार्थ का बना है तो मैं चौक को क्या करूंगा, छोटा करूंगा। देखूंगा कितना छोटा हो सकता है। तो मैं घिसता जाऊंगा, घिसते जाऊंगा, घिसते जाऊंगा, घिसता जाऊंगा, घिस के बिल्कुल क्या कर दूंगा, मैं धूल के कण बना दूंगा। तो ये क्या बन गए, धूल के कण, धूल के कण बन गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ क्या बनेगी, मेरे धूल के कण बन गए। तो देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है, इस कमरे को मैं साफ़ कर दूँ, झाड़ू लगा दूँ, पोंछा लगा दूँ, इसमें बिल्कुल भी धूल नहीं रहने दूँ, और मैं 15 दिन बाद जब मैं इस कमरे को खोलूँगा तो मैं झाड़ू से इसे झाड़ूंगा तो इसमें कुछ न कुछ धूल अवश्य निकलेगी। उस पूरी धूल को मैं इकट्ठा कर लूँगा, उसमें थोड़ा पानी डाल दूंगा, पानी डाल करके उसे थोड़ा क्या कर दूंगा, एक गोली से बना दूंगा। तो अगर मिट्टी देखे तो मैंने, मिट्टी को फोड़ते जाओगे, फोड़ते जाओगे, फोड़ते जाओगे तो मिट्टी क्या है, धूल। बाद में हाथ ऐसे करोगे तो क्या है, वो धूल के कण। तो वे धूल के कणों को सबको हम इकट्ठा मिला देंगे तो मिट्टी बन जाएगी बड़ी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ है उसे हम घिसते जाएंगे, घिसते जाएंगे, घिसते जाएंगे। चाहे लोहा घिसो तो लोहा भी घिसते जाओगे, घिसते घिसते कैसा हो जाएगा, बहुत तो महीन हो जाएगा, बारीक हो जाएगा। तो जो मेरे पास मान लीजिए ये पेन है प्लास्टिक का जिससे मैं लिख रहा हूँ, इस पेन किसका बना है, पदार्थ का बना है। कौन सा पदार्थ है ये, प्लास्टिक। अब इसे तुम घिसते जाओगे तो क्या है, घिसता जाएगा तैती छोटा होता जाएगा, घिसता जाएगा तैती कैसा हो जाएगा, छोटा। तो जो घिस रही है तो वो चीज़ क्या घिस रही है, प्लास्टिक घिस रही है। अब उस प्लास्टिक को अब घिसोगे नहीं, इकट्ठा कर दोगे तो वो क्या बन जाती है, प्लास्टिक। तो ये पेन किसका बना है, छोटे छोटे प्लास्टिक के कणों से मिलकर के बना है। तो पदार्थ वो होता है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, जिसे हम अणु या परमाणु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अणु या परमाणु कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आगे, अब आगे देखते हैं हम पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। मौलिक इकाई का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी मेरे पास वस्तु बनी है, जैसे चौक है, ईंट है, पंखा है या प्लास्टिक की चीज़ है। सारी चीज़ क्या है, अगर प्लास्टिक की चीज़ की बात करता हूँ तो प्लास्टिक की चीज़ क्या है, छोटे छोटे प्लास्टिक के कणों से मिलकर के बनी है, ठीक। तो यही तो कह रहा है। ये अब देखो क्या कह रहा है, पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। अब मैं प्लास्टिक है, प्लास्टिक को घिसता जाऊंगा तो प्लास्टिक इतनी छोटी हो जाएगी, इसके छोटे छोटे इतने कण हो जाएंगे कि हमें आँख से भी नहीं दिखाई देंगे। तो इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या मेरा ये पेन बनना है,
यहाँ तो बहुत सारे कड़ हैं इसके साथ में। बालू देखिए, बालू, आटा देखा है, आटा देखा है। आटे को आप चलनी में लेके आते हो तो आटे को अगर हम ऐसे करेंगे तो आटा बहुत उड़ जाता है। उस आटे के अंदर में पानी डाल दोगे, गूँथ के रख दोगे तो वो आटा क्या बन जाएगा, अब वो आटा गुथा हुआ आटा बन जाएगा। तो उसके आटे के अंदर पानी डाल दिया तो आटा कैसा बन गया, वो ठोस बन गया है। अब उसे सुखा दो तो सूखने के बाद क्या होगा, आटा बिल्कुल ठोस बन जाएगा। तो वो आटा किससे बना है, छोटे छोटे आटा जो पाउडर होता नहीं उससे बना है, छोटे छोटे कणों से। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरे पास एक पदार्थ, ये है कोई मेरे पास पदार्थ, इसमें बहुत सारे क्या हैं, कण। तो ये देखिए ये मेरे पास क्या हैं, कण। कितने कण हैं ये, 2। अब इन जो कण हैं, अब इन 2 कणों से भी छोटा देखिए मेरे पास क्या है, एक कण। जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। उसे हम कहते हैं परमाणु, यानी कि एटम। उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। इंग्लिश में कहते हैं एटम। अब एक परमाणु और 2 परमाणु जब मिलेंगे तो क्या बनता है, मेरे पास मान लीजिए ये है एक परमाणु। अब एक परमाणु है तो मैं एक की जगह पे 2 परमाणु को इकट्ठा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा अणु बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मकान है मेरे पास, मकान है। अब मकान किससे बना है, ईंटों से बना है। तो ईंट क्या है, सबसे छोटी। बहुत सारी ईंट मिला दो तो क्या हो गई, ये ईंटों के अणु हो गए। अब इन सारी ईंटों से मिलकर के बड़ा मकान बन गया है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे छोटी इकाई यानी कड़ी, सबसे छोटी इकाई या कड़ी। तो सबसे छोटी कड़ी क्या है मेरे पास, ईंट। ईंट क्या है, सबसे छोटी कड़ी। अब देखिए आगे, अब जो परमाणु है, जो अभी बता रहा हूं, परमाणु कहते हैं सबसे छोटे कण को। जो सबसे छोटा एक कण होगा उसे मैं क्या कहता हूं, परमाणु कहता हूं। सबसे छोटा मेरा एक कण है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास पेन, इस पेन को मैं घिसता जाऊंगा, जिसका सबसे छोटा कण होगा घिसते हुए, तो सबसे छोटा कण होगा एक, उसे मैं क्या कहूंगा, परमाणु। उसे कहूंगा परमाणु, समझ आई। ईंट घिस रहा हूं या चौक घिस रहा हूं तो घिसते घिसते बिल्कुल धूल का कट देगा। तुम्हें वो देखा है, जब इसमें रोशनी आती है तो तुमने कभी घर में, अंधेरे घर में रोशनी देखी है, उस रोशनी को गौर से देखना तो उसमें तुम्हें धूल के कण बहुत इधर उधर दिखाई देंगे, ठीक। क्या देंगे तुम्हें उसमें दिखाई, धूल के कण। तो भाई धूल के कण है, मालूम है क्या है वो, परमाणु। वो बहुत, उससे भी छोटे बात कर रहा हूँ, जो मैं आंख से नहीं दिखाई देते हैं उनकी बात करें। जो हमें आंख से नहीं दिखाई देते उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, ये तुम्हें देखिए क्या चीज है, ये देखिए लिखने वाली चीजें। परमाणु जो है वो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इधर उधर विचलित करता रहता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। परमाणु क्या है, सबसे छोटा कण है, जो आराम से इधर उधर विचलित होता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन जब भी कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या करेगा, वो भाग लेता है। अब परमाणु भी देखिए 3 चीजों से मिलकर के बना है। परमाणु 3 चीजों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए उस परमाणु, जो सबसे छोटे कण की बात नहीं कर रहे, जो सबसे छोटा कण है, अब हम उसे नहीं तोड़ सकते, वो सबसे छोटा कण है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। अब उस परमाणु को भी देखेंगे, उससे की और अध्ययन करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें 3 कण होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको यहाँ पर मिलेंगे बीच में। प्रोटॉन मिलेंगे आपको यहाँ पर बीच में, और आपको बीच में क्या मिलेंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये तीनों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं और इधर उधर विचलित होते रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की बात करें, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है,
तो जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें क्या हैं मेरे पास? एक तत्व हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं मेरे पास? तत्व के ये क्या हैं? परमाणु। अब देखिए अणु की बात करते हैं। अणु क्या होता है? अणु वो होगा जो परमाणु से थोड़ा बड़ा होगा। अणु क्या होगा? परमाणु से थोड़ा बड़ा होगा। तो मान लीजिए एक ये है मेरे पास हाइड्रोजन का, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है हाइड्रोजन का। तो दोनों परमाणु जब आपस में मिल गए तो मेरा हाइड्रोजन का क्या बन गया? एक अणु बन गया हाइड्रोजन का। क्या बन गया मेरे पास? हाइड्रोजन का अणु बन गया। तो देखिए अणु है क्या? अणु में इसकी परिभाषा याद करना, परमाणु की परिभाषा तुम्हें याद करना, ठीक है। इसमें लिख लेना सब। सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का एक समूह बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो इसमें देखिए या तो दो परमाणु हो सकते हैं, या तीन परमाणु हो सकते हैं, या चार परमाणु हो सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए एक परमाणु मेरे पास ऑक्सीजन का ये है और एक ये है। तो ये किसका परमाणु मेरे पास? ऑक्सीजन का, ठीक। ऑक्सीजन का क्या है ये? परमाणु। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या परमाणु? दो परमाणु आपस में मिले तो इन्होंने क्या बना लिया? ऑक्सीजन का एक अणु बना लिया। अब यहां पर देखिए एक यहां पर देखिए नाइट्रोजन का परमाणु है। ये है मेरे पास किसका? नाइट्रोजन का परमाणु। ये है नाइट्रोजन का परमाणु और ये है हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन, ठीक। और ये क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? और नाइट्रोजन का क्या परमाणु हैं? अब ये है नाइट्रोजन का परमाणु। इस नाइट्रोजन के परमाणु से ये हाइड्रोजन के तीन परमाणु जुड़ गए। तो ये क्या बन गया मेरे पास? एक अणु। किसका एक अणु बन गया? ये अमोनिया का। किसका अणु बन गया? ये अमोनिया का अणु बन गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखो मैंने नीचे लिख दिया है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के तीन परमाणु आपस में संयुक्त होकर के अमोनिया का एक अणु बनाते हैं। उधर देख रही है, इधर देख रही होगा। ये सभी परमाणु आपस में एक दूसरे से क्या? बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये क्या है? बंध। इसे हम क्या कहते हैं? बंध। बंध का मतलब होता है बॉन्ड, ठीक। ये सब क्या है? बॉन्ड, बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे अब इसमें क्या कराए? अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है। अणु क्या है? सबसे पदार्थ, जो मेरा पदार्थ है, पदार्थ को हम घिसते जाएंगे तो जो चीज हमें आंखों से थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है वो है अणु। और जो धूल का कण मुझे दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल, वो क्या है? परमाणु। कोरोना की सबकी कहानी मालूम है? कोरोना में जो कोरोना का वायरस था वो किसी को दिखाई देता था? किसी को नहीं दिखाई देता। वो इतना छोटा होता है कि बहुत छोटा, हमें दिखाई नहीं देता। अगर हमारे अंदर चला गया तो क्या कर देता है? इंसान को मार देता है। ठीक इसी प्रकार से होता है परमाणु। बिल्कुल छोटा है, जो दिखाई नहीं देता हमें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आएगी नहीं? तो अणु क्या है? अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये हो रही है मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखिए कार्बन के साथ में 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो मैं इसे कहता हूँ मेथेन। ये मेथेन का क्या है? मेथेन का क्या है? ये एक अणु। मेथेन का क्या है? एक अणु। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं मेरे पास? ऑक्सीजन के क्या है मेरे पास? 2 अणु हैं। 4 तो परमाणु बात करो, लेकिन 2 अणु बात करो। यहाँ ऑक्सीजन के कितने? 2 अणु। ये इकट्ठे हैं, ये इकट्ठा है, ये इकट्ठा है। तो ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर? 2 अणु। और मेथेन का क्या है? एक अणु। ये आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये एक रासायनिक क्रिया कर रहे हैं। तो रासायनिक क्रिया में देखते हैं कार्बन के साथ में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ गए। कार्बन के साथ में क्या हुआ?
ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ गए, तो अर्थात ये क्या बनेगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में देखो 2 परमाणु हाइड्रोजन के यहाँ जुड़ गए, और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ में 2 परमाणु हाइड्रोजन के यहाँ जुड़ गए। इसे देख लीजिए यहाँ पर, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ CH4। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये देखो लिख गया CH4, ठीक। ये क्या है मेरे पास, मैथेन, ऊपर अभी मैंने बताया है। और 2O2 ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन के 2 अणु, ऊपर लिखा है O2 O2 4 लिखे हैं, तो ये देखो लिख दिया 2O2। ऐसे पढ़ रहे हो, ये विज्ञान की भाषा है, इसे पढ़ो। यहाँ पर जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो अणु क्या है, ये है अणु, ये अणु। ये अणु क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में नहीं भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु भाग लेता है। तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ गए, ये है कार्बन के साथ 2 परमाणु जुड़ गए, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन के 2 जुड़ गए, तो इसे कहता हूँ मैं 2H2। ये क्या बन गया मेरे पास, पानी। और ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां परमाणु टूटकर किसी अन्य परमाणु के साथ मिलकर नए अणुओं का निर्माण करें। कौन इकट्ठा कर रहा है ये, तो यहां पर परमाणु मानव क्या हो रहा है, अणुओं के साथ में जो परमाणु जुड़े हुए हैं, अब ये परमाणु आपस में टूट के बिखर गए, एक दूसरे के साथ मिल गए, और उन्होंने क्या किया, नया क्या बना लिया, नए अणु बना लिए उन्होंने। अब देखते हैं अणु क्या है। अगर मैं अणु की बात करता हूं तो अणु क्या होता है, अणु में कम से कम 2 परमाणु होंगे। जब 2 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो अणु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मेरे पास तत्वों के अणु, ठीक, और दूसरे होते हैं मेरे पास यौगिकों के अणु। तत्वों के अणु क्या है, इसमें देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हैं, एक समान हैं, एक समान है, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, एक समान। तो इन्होंने क्या बना लिया, हाइड्रोजन का क्या बना लिया, एक अणु। तो इसमें देखो लिखा है एक ही प्रकार के परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु क्या है, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये है मेरे पास हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन, आपस में जुड़ करके इन्होंने क्या बना लिया, हाइड्रोजन के अणु। इसी प्रकार से ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का एक अणु बन जाता है, ठीक है। अब यौगिकों अणु कैसे, एक तो है मेरे पास हाइड्रोजन का। अब यहां पर मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन के परमाणु। तो हाइड्रोजन के परमाणु क्या है मेरे पास, 2, और एक मैंने किसका ले लिया, ऑक्सीजन का, ठीक, ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया। अब ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, H2O, क्या बना लेते हैं यहां पर। तो यहां पर परमाणु कैसे हैं, एक दूसरी कंपनी का भैया, एक दूसरी कंपनी का। एक तो है मेरे पास ऑक्सीजन कंपनी का और दूसरा है मेरे पास हाइड्रोजन कंपनी का। ऑक्सीजन कंपनी का कौन सा है, बोला कौन खटखट कर रहा है, ये मानते नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, खटखट करती है लड़की। एक तो मेरे पास ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का कैसा है यहाँ पर, लाल, और हाइड्रोजन का कैसा है, नीला। तो 2 अलग अलग है क्या नहीं। और पिछले वाले में देखिए तत्वों में क्या थे, दोनों नीले नीले मैंने लिए हैं, यहाँ पर मैंने एक नीला लिया है, एक लाल लिया है, यानी कि दोनों अलग अलग लिए हैं। तो जब हम अलग अलग 2 परमाणु लेंगे तो उसे कहते हैं यौगिक का अणु, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक अणु। जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं यौगिक का अणु। अब देखिए आगे, अब हम पदार्थ की बात कर रहे हैं तो पदार्थ की देखिए 3 संरचनाएं होती हैं। एक तो होती है उसकी ठोस, एक होती है उसकी द्रव और एक होती है उसकी पदार्थ। हमें तीनों ही रूपों में मिलता है, मुझे ठोस में भी मिलेगा, मुझे द्रव में भी मिलेगा और मुझे गैस में भी मिलेगा। अब इधर देखिए, अगर मैं ठोस की बात करता हूं तो ऐसी चीज को देखिए जो ठोस है। ईंट को देखिए गौर से, ईंट क्या है,
ठोस। ये पिलाई देख रही है, पिलाई क्या है? कुर्सी क्या है? ठोस। जो ठोस चीज होती है वो क्या होती है? दबती नहीं है। जो ठोस चीज है वो क्या है? दबती नहीं है। तो जो चीज ठोस दब नहीं रही है, तो वहां पर मैं परमाणु को देखता हूं, तो यहां पर परमाणु क्या है? जो धूल के छोटे छोटे कण हैं वो क्या हैं? आपस में सटे हुए हैं। वो क्या है? देखो सटे हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक, आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? आपस में सटे हैं, आपस में सटे हुए हैं। यहां देखिए, अब देखो यहां पर ठोस के बारे में लिखा है। देखो ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस की बात करता हूं तो ठोस की अवस्था में जो कण होते हैं, कण यानी कि छोटे छोटे अणु, जो धूल के कण दिखाई दे रहे, तो उसकी बात करता हूं। अत्यंत पास पास होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुविक स्थान अर्थात दो अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। जिसके बीच उनके अंतराणु स्थान क्या है? कम होता है। यानी कि यहां पर देखिए सारे गोले जो मेरे पास हैं वो सारे गोले एकदम ठसे हुए हैं। सारे गोले क्या है? एकदम ठसे हुए हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ इतने चिपके हुए हैं। तो यहां पर पहली बात हमें ध्यान रखना है, तो यहां पर आकर्षण बल क्या है? अधिक है। आकृति और आयतन दोनों क्या है? निश्चित है। ईंट ले लो, ईंट दिखाई दे रही है सबको? उस ईंट को कहीं पर भी रख दो तो वो ईंट जितनी चौड़ी है उतनी ही चौड़ी उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसमें रखी जाएगी, ऐसी है वैसी रहेगी। उसका जैसा आकार है बिल्कुल वैसा ही आकार रहता है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं आयतन, तो देखिए किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब ईंट जितनी बड़ी है वो केवल उतनी ही जगह घेरेगी, और वो क्या होती है? बहुत ठोस। अगर मैं उसे तोड़ूंगा भी तो हथौड़ा मार के तोड़ूंगा, बहुत हथौड़ा मारूंगा, तब कहीं जाके चूरा बनेगी। फिर उस चूरे को मैं घिसूंगा, घिस करके बहुत महीन कर दूंगा, महीन करके फिर मैं उसे हवा में ऐसे उड़ा दूंगा। तब फिर हवा में क्या उड़ते हैं? वो धूल के कण। तो वे धूल के कण जो हवा में उड़ गए हैं वो कैसे हैं? वो अगर मैं उन्हें किसी भी प्रकार से पानी के द्वारा कैसे भी करके गीला करके उन्हें इकट्ठा कर दूंगा तो वे आपस में चिपक जाते। जैसे आटा देखा है, आटा पिसा हुआ है तो वैसा सॉफ्ट है। जैसे आटा गूंथ देंगे, गूंथ करके तुम रख दो, उसे 2 दिन बाद देखोगे तो आटा कैसा हो जाएगा? इतना टाइट हो जाएगा, इतना टाइट हो जाएगा। उसे तोड़ोगे सूख करके तो हथौड़ा से टूटेगा, वो टूटेगा कि नहीं? ठीक ऐसी प्रक्रिया होती है। तो ठोस चीज वो होती है जो क्या होती है? बिल्कुल ठोस होती है, दबती नहीं है, ठीक है। तो ठोसों में आकृति और आयतन दोनों क्या है? निश्चित रहते हैं। इस बात को थोड़ा याद कर लेना। अब पानी की बात करते हैं, तो पानी भी मेरा किसका बना हुआ है? पानी की बात करते तो पानी भी किसका बना हुआ है? पदार्थ का। तो ये कैसा होता है? पानी तरल होता है, द्रव होता है। अर्थात पानी 1 लीटर ले लो, चाहे तो उसे भगोने में रख लो, चाहे बाल्टी में रख लो, चाहे जग में रख लो, चाहे गिलास में रख लो, चाहे पतली ट्यूब हो उसमें रख लो। पानी है वो तो जिसमें रखोगे उसी में चला जाएगा। पतला पतला होता है, इधर उधर पाइप में चला जाएगा। लेकिन ईंट होती है, क्या ईंट चली जाएगी उसके अंदर में? नहीं। तो इसीलिए ठोस चीज़ वो होती है जो बिल्कुल फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बट पानी ऐसा होता है, या दूध ऐसा है, या तेल ऐसा है, तेल को किसी भी डब्बे के अंदर डाल दो, जरा सा भी छेद कर दोगे तो उसी में तो छेद में से तेल निकलने लगेगा। अगर किसी घर के अंदर में ईंट मैंने भर के रख दी, इसमें छेद कर दूँ तो इसमें तो ईंट निकल जाएगी? नहीं निकलेगी, पानी निकल जाएगा। पानी भी एक पदार्थ है, ईंट भी पदार्थ, लेकिन ईंट क्या है? ठोस पदार्थ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए द्रव के कण, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण 2 अणुओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत क्या होती है? कम। अब यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास कड़ी है, एक कड़ी है, एक कड़ क्या है? ये क्या है? थोड़े थोड़े क्या हैं? थोड़े दूर हैं। तो क्या है? दूर हैं। और ठोस में क्या था? ये सभी कण क्या थे? पास पास चिपके हुए थे, बहुत ज्यादा। शांत नहीं बैठोगे बच्चों तुम पीछे? अब देखिए यहाँ पर
आयतन निश्चित है परंतु आकृति निश्चित नहीं। आकृति का मतलब मालूम है? आकार। दूध को किसी भी बर्तन में ले लो, वो बिल्कुल जिस बर्तन में लोगे उसी बर्तन जैसा हो जाएगा। चाहे पाइप में ले लो, चाहे गिलास में ले लो, चाहे भगोने में ले लो, चाहे कटोरी में ले लो, चाहे कढ़ाई में ले लो, किसी में भी ले लो, पानी सबके अंदर आ जाएगा, लेकिन ठोस चीज़ नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है मेरे पास? तरल हैं, यानी कि द्रव है। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? तेल। तेल की भी बात करते हो, तेल क्या है मेरे पास? द्रव है। अब हम गैस की बात करते हो तो गैस क्या होती है? गैस वो होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कमरा है और उस कमरे की अगर मैं बात करता हूँ, इस कमरे के अंदर में आप एक अगरबत्ती या कोई जलती हुई धूप बत्ती को रख दो, तो जलती हुई मान लीजिए मैंने एक धूप बत्ती रख दी, तो जैसे मैं उस कोने के अंदर जलाऊंगा और मैं दूसरे कोने में बैठा हुआ तो मुझे वहाँ पर क्या आ जाएगी? तुरंत खुशबू आ जाएगी। तो ये जो निकलने वाला जो धुआं सा ये दिख रहा है आपको, जो गैस चढ़ रही है, इसको ये दिख रही है, ये क्या है मेरे पास? खुशबू। इसको देखता हूँ तो ये मेरी कहाँ तक पहुँच जाएगी? नाक के पास पहुँच जाएगी। तो मैं कहूँगा वहाँ पर क्या जल रही है? धूप बत्ती। तो क्या है? जलती हुई धूप बत्ती। ठीक है, उसके अलावा जो निकला हुआ तुम्हें दिख रहा है ये धुआं, ये सब क्या है? गैस है। तो देखिए गैस की अवस्था में कण यानी कि अणु बहुत दूर दूर होते हैं और दो अणुओं के बीच में अधिक दूरी होती है। अब एक तो मेरे पास ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पर अणु क्या हैं? बहुत दूर दूर। स्प्रिंग देखिए तुमने, स्प्रिंग को हम ऐसे ऐसे करके लपेटते हैं। स्प्रिंग को हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके होती है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को हम खूब दबाएंगे तब ये पास पास आती है, दबाएंगे नहीं तो ये दूर दूर ही रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होती है? गैस के अणु क्या रहते हैं? बहुत दूर दूर। इसलिए हम गैस को किसी भी चीज़ के अंदर में भरते हैं तो मैं उसे क्या दूंगा? पहले प्रेशर दूंगा। गुब्बारा देखा किसी ने? गुब्बारा, अगर गुब्बारा है तो गुब्बारे के अंदर में मुझे हवा भरनी है, तो हवा क्या है? गैस है। तो वो किससे बने हैं? अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने। वो कण क्या है? बहुत दूर। इसलिए मैं किसी भी चीज़ के अंदर हवा डालता हूँ तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा? कंप्रेस दूंगा, प्रेशर दूंगा। मैं मुंह से जितना प्रेशर दूंगा तभी गुब्बारा फूलेगा, अपने आप गुब्बारा नहीं फूलेगा। टायर के अंदर मुझे हवा भरनी है तो मैं पंप से क्या देता हूँ? प्रेशर देता हूँ। अगर मैं जितना प्रेशर दूंगा तभी हवा भरी जाएगी। गाड़ियों में सीएनजी गैस पड़ती है तो वहाँ पर उसे क्या दिया जाता है? प्रेशर। जितना प्रेशर दोगे उतनी प्रेशर से वहाँ पर भरी जाएगी सीएनजी के, अर्थात गैस नहीं भरी जाएगी। तो हवा को हम किसी भी चीज़ में भरने के लिए मुझे वहाँ पर क्या देना पड़ेगा? उसे प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि अणु क्या है? बहुत बहुत दूर हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसे को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ आकृति और आयतन दोनों क्या है? निश्चित नहीं है। न तो इसका कोई आकार फिक्स है न इसका आयतन फिक्स है। आयतन फिक्स का मतलब न तो इसका कोई वेट है न कोई जगह, इसका कुछ नहीं पता है। ठीक, पर इतनी है कि हम जहाँ पर भी हैं अगर कहीं से भी खुशबू आ रही है तो हम पहचान लेते क्या है? वो वाली गैस है। अगर बदबू आ रही है तो हम उसी प्रकार से कह देते हैं इस प्रकार की ऐसी स्मेल आ रही है। अब हम थोड़ी आणविक संरचना के बारे में हल्की सी समझते हैं जो कि यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब पदार्थ की आणविक संरचना की बात करते हैं तो देखिए पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में देखो पिछला जो बताया है वही सब चीज़ है। देखिए यहाँ पर दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बल अधिक होता है जिसके कारण ठोस की आकृति और आकार निश्चित होता है। अब देखिए द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है। द्रव के अणु जो देखे थे मैंने, कण क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, ठोस के चिपके होते हैं। ठीक है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए भी स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। इससे इनकी आकृति निश्चित नहीं रहती परंतु आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते। पानी है, एक द्रव है, तो द्रव क्या है? मेरे पास पानी है,
उसके बाद दूध क्या है, द्रव है। तेल क्या है, द्रव है। रिफाइंड है, वो क्या है, द्रव है। तो इसे किसी भी बर्तन में रख दो, ये उसी बर्तन में रख जाएगी, उसी जैसा रूप ले लेती है। अब गैस की बात करते हैं, तो देखिए गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है। अब इसके अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक अणु यहाँ मिलेगा, 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 ऐसे दूर दूर मिलते हैं गैस के अणु, ठीक है। तो यहाँ आकर्षण बल क्या है, कम। आकर्षण बल क्या है, दोनों के बीच में लगने वाले बल को कहते हैं मैं आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या है, कम है, ठीक है। अर्थात आकर्षण बल क्या, बहुत कम, नगण्य है। आकृति आयतन दोनों अनिश्चित हैं, ठीक है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। ये भी है कि जिसमें रख देंगे तो उसी का कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, तत्व एवं यौगिक, ये सब तुम्हारी किताब को खोल के दो, पूरी किताब को मैंने लिखा है इसी प्रकार से, ठीक है। तत्व की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं तत्व की बात करता हूँ तो जैसे यहाँ पर आपको ये कंडीशन देखिए, ये आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, कार्बोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, सारी चीज़ को बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सारी चीज़ क्या है, हमारी ये तत्व हैं, ठीक। और यौगिक क्या है, अभी मैं बताऊंगा यौगिक। अगर मैं तत्व की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है। किसी तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु थे। अब इधर देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास हाइड्रोजन की बात करूं या मैं लोहा देखा है सबने, लोहा। तो मान लीजिए मैं लोहा की बात करता हूं तो लोहा जो है का इस तत्व से मिलकर के बना है। ये क्या है, तत्व, ठीक है। इन तत्वों से मिलकर के बना है। तो अब यहाँ पर लोहे की बात कर लीजिए तो लोहे में सारे के सारे Fe होंगे, Fe तत्व होंगे, सारे सारे क्या होंगे, Fe तत्व, ठीक। आयरन के ही तत्व होंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं तत्व। और यौगिक क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व का मिल जाते हैं। अब यौगिक क्या है, यहाँ पर मान लीजिए एक तो है मेरे पास क्या, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का तत्व ले लिया मैंने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या ले लिया मैंने, तत्व ले लिया, ठीक है। तो एक ये ले लिया, अब दो ले लिया, और एक क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोजन का तत्व। अब दोनों चीज़ को मिला दो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। एक ले लिया मैंने मान लीजिए कि अमोनिया का, और तीन मैंने किसके ले लिए, हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है। इनसे मिला करके मेरा क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो दो या दो से अधिक अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे मान लीजिए H2O और NH3। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, अणु। अणु क्या होते हैं, अणु देखिए हम क्या कह रहे हैं, अणु को देख लीजिए, अणु को देखिए यहाँ पर, अणु देखिए, अणु को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अणु क्या है, अणु देखिए दो प्रकार के होते हैं। तो जो अणु हैं वो अणु क्या होते हैं, परमाणुओं का एक समूह होता है जो कि रासायनिक रूप से बना होता है। अणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या है मेरे पास, एक तो हमारे पास तत्वों का अणु, और दूसरा क्या है हमारे पास, यौगिकों का अणु, ठीक। तत्वों का अणु क्या है, यहाँ पर एक ही प्रकार के तत्व होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो मेरा हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। नाइट्रोजन ले लिया तो देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन किया, नाइट्रोजन का अणु बन गया। उसी प्रकार से देखिए एक और मैंने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन का एक परमाणु ये ले लिया और एक परमाणु ये ले लिया, दोनों मिलकर क्लोरीन का क्या बन गया मेरे पास, एक अणु। तो एक ही प्रकार की चीज जुड़ रही है यहाँ पर, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ही प्रकार की चीज जुड़ी है। और यहाँ पर देखिए दो अलग अलग चीज जुड़ी है, हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है, ये परमाणु अलग है और ये परमाणु अलग है, तो दोनों परमाणु क्या है, अलग अलग। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, HCl, ये देखो मैं लिखा है, ठीक है, HCl, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु ये है, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है, और एक क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन का परमाणु। तो ये अलग अलग प्रकार के, ये किसी और कंपनी का है, ये किसी और कंपनी का, आप ऐसे समझ लो। तो इसे हम क्या कहते हैं, H2 क्या है मेरे पास, पानी। तो यौगिक का अणु उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो यौगिक के अणु क्या होते हैं, ऐसे अणु होते हैं जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब देखिए तत्व के बारे में, देखिए पिछली स्लाइड में उसने पूछा था कि आखिर में तत्व को था। मान लीजिए तत्व की अगर बात करते हैं
तत्व क्या है? किसी पदार्थ का शुद्ध रूप है। तत्व क्या है? तत्व है किसी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। तत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का शुद्ध रूप। शुद्ध रूप जैसे मान लिया सोना देखा तुमने, सोना देखा किसी ने सोना, उस सोने को घिसते जाओगे तो उसमें सोना किससे बना है? सोने के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। सोना किससे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना। तो उसके एक कण जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं, उसे देखिए हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एयू। सोने के कण को कहते हैं। तो सोना किससे बना है? मान लीजिए सोना है, तो सोने की अगर बात करते हैं तो उसमें सोने के क्या हैं? कण, छोटे छोटे कण हैं। तो सोने को अगर घिसते जाओगे तो प्योर सोना है, तो उसमें सोना ही तो निकलेगा, दूसरी चीज थोड़ी नहीं निकलेगी। परमाणु क्या होता है? परमाणु होता है कोई भी मेरे पास पदार्थ है तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। और तत्व क्या है? तत्व है किसी पदार्थ का शुद्ध रूप। तो तत्व क्या है? किसी पदार्थ का शुद्ध रूप है। और परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, प्रोटॉन भी मिलेंगे और न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं, कुछ तत्व ऐसे भी प्रकृति में पाए जाते हैं जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो जिनका कोई भी एक अणु है वो क्या है? केवल एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है। जैसे हीलियम। हीलियम की अगर मैं बात करता हूं तो हीलियम क्या है? अकेला हीलियम का एक परमाणु है, और हीलियम का एक परमाणु ही क्या है? उसका एक अणु है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारी किताब में दे रखा है, देखिए नियॉन। नियॉन की भी बात करते हैं। नियॉन भी क्या है? एक परमाणु को हम नियॉन के एक परमाणु को हम क्या कह देते हैं? नियॉन का अणु। आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन क्या है? आर्गन भी केवल आर्गन का एक परमाणु ही एक अणु से बना होता है। ठीक, उसका एक अणु जो है वो भी क्या है? एक ही परमाणु से मिलकर बना है। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर के बना है। ये है हाइड्रोजन का क्या? अणु। और यहां पर ये क्या है? परमाणु। और ये क्या है? परमाणु। ठीक। अब यहां पर देखिए ओजोन। ओजोन की बात करता हूं तो ओजोन में देखता हूं तो ओजोन में क्या है? ओजोन की मैं बात करता हूं, ओजोन को कहते हैं O3 और हाइड्रोजन के एक अणु को कहते हैं H2। तो ओजोन में देखते हैं जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ठीक, 1, 2 और 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं? ओजोन का एक अणु, जिसे हम कहते हैं ट्राई एटम, त्रिपरमाणु। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिपरमाणु। अब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस के जब 4 परमाणु आपस में जुड़ेंगे तब मेरा फास्फोरस का एक अणु बनता है। तब मेरा क्या बनता है? फास्फोरस का एक अणु बनता है। इस पर सल्फर की बात करता हूं तो जब सल्फर के 8 परमाणु आपस में मिलेंगे, ये मिल गए आपस में, अब ये क्या बन गया? सल्फर का एक अणु। इसे हम क्या कहते हैं? क्या? बहुपरमाणुक पॉलीएटॉमिक। इसे हम क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक। तो ये क्या कहलाते हैं? बहुपरमाणुक। ठीक है। ये टेट्राएटॉमिक, ठीक है, चतुर्परमाणुक कहलाते हैं। ठीक है। चतुष्परमाणु। ठीक, इस प्रकार से। अब आगे हम बात करने हैं विज्ञान की। अब मैं रसायन की बात करूं तो विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान को हमें पढ़ने के लिए उसकी भाषा की जरूरत पड़ती है। आखिर में हमें देखता है कि आखिर में भाषा क्या होती है। अगर मैं भाषा की बात करता हूं, देखिए भाषा वह होती है जिससे हमें किसी का ज्ञान होता है। ठीक, जिससे हमें किसी का ज्ञान होता है। यह भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम चिन्हों से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो भाषा वह होती है जिससे हमें किसी का ज्ञान होता है। यह भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए गणित है,
अब गणित की अपनी भाषा है तो गणित की अपनी भाषा है तो उसे गणित की अपनी भाषा के चिन्ह होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भाग है, ये ऋण है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास धन है, और इसी प्रकार से है भाग, धन, जुड़ा, प्रतिशत, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक चिन्ह होते हैं। अगर मैंने एक बना दिया है ऐसे करके अक्षर तो हम सभी लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक है। अगर 2 का अक्षर बना दिया तो हम सब क्या कहेंगे, 2 है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये क्या है, गणित की भाषा। अंग्रेजी की भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं अंग्रेजी की भाषा की बात करूं तो देखिए ABCD, तो अंग्रेजी भाषा के ये सब क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के ये सब क्या हैं, चिन्ह हैं भाई। जब ये चिन्ह अंग्रेजी भाषा के तो चिन्ह हैं, इन चिन्हों से हम पढ़ाई करते हैं। अब इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ विज्ञान और रसायन की बात करता हूँ तो रसायन की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रसायन के भी अपने एक चिन्ह होते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, तो ये सारी चीज़ क्या है, रसायन के क्या हैं, ये चिन्ह हैं। ये रसायन के क्या हैं, ये चिन्ह हैं। समझ में आएगी नहीं? तो इसी प्रकार से इन चिन्हों से ही हम आज विज्ञान की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हमें चिन्हों की जरूरत पड़ती है। ये लड़की क्या कर रही है, सबसे पहले हमें ऐसे चिन्हों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए चिन्हों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर देखिए आपको गौर से देखिए, इनमें इन्होंने की केमिस्ट्री को अगर हमें पढ़ना है, रसायन विज्ञान को हमें पढ़ना है तो रसायन विज्ञान के कुछ चिन्ह होने चाहिए, उन चिन्हों से हम पढ़ सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए थे, इनका नाम था जॉन डाल्टन, इनका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो आए थे तो इन्होंने मालूम क्या किया, इन्होंने कहा कि जो भाई विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा करते हम इसके चिन्ह बना देते, इन चिन्हों को पढ़ते थे। इन्होंने देखो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए देखो ये चिन्ह दिया, गोला सा बना हुआ है, ये चिन्ह दिया। फॉस्फोरस के लिए इन्होंने ये चिन्ह दिया, कॉपर के लिए इन्होंने ऐसा चिन्ह दिया, गोल्ड के लिए इन्होंने ऐसा चिन्ह दिया, कार्बन के लिए ऐसा चिन्ह दिया, सल्फर के लिए ये चिन्ह दिया, और सीसा के लिए ये चिन्ह दिया, प्लेटिना के लिए इन्होंने ये चिन्ह दिया, ठीक है, प्लेटिना मतलब प्लेटिनियम, और पारा के लिए इन्होंने ये चिन्ह दिया, सिल्वर के लिए भी इन्होंने ये चिन्ह दिया, ठीक है, सिल्वर के, आयरन के लिए ये दिया, और ऑक्सीजन के लिए इन्होंने ऐसा गोला बनाया। तो ये चिन्ह इन्होंने दिए, सबसे पहले इन्होंने जॉन डाल्टन ने ऐसे चिन्ह दिए। तो इन चिन्हों को जब लोग और भी थे विदेशी वैज्ञानिक, उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये चिन्ह तो बेकार हैं, इनमें तो सबसे ज़्यादा परेशानी है भाई, इनमें तो सबसे ज़्यादा क्या है, परेशानी। परेशानी मतलब क्या है, इसकी कौन इतनी डिजाइनिंग बनाता रहेगा चिन्ह की, कौन डिजाइनिंग बनाएगा, कंप्यूटर में छप नहीं सकते एकदम। तो ये क्या है, कंप्यूटर के लिए क्या थे, कंप्यूटर के लिए क्या थे, ये बेकार। इसमें क्या थी, सब ज़्यादा है क्या है, कलाकारी ज़्यादा थी इसमें, क्या थी इसमें अंदर, कलाकारी। तो इसे बाद में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे चिन्हों को अगर हम किसी प्रकार से यूज करेंगे तो ऐसे चिन्हों को कैसे पढ़ लेंगे, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे ऐसे चिन्हों को। तो इन चिन्हों को खत्म करके फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या किया, दूसरे वैज्ञानिकों ने ये कहा था, दूसरे वैज्ञानिक जो थे इनका नाम था जे बर्जीलियस, ठीक है। तो दूसरे वैज्ञानिक आए जे बर्जीलियस, तो इन्होंने भी विज्ञान के रूप में काम किया। तो इन्होंने क्या किया कि आप ऐसा करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई तत्व जिसका नाम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए हम उसे नाम दे देते हैं H। जैसे यहाँ पे मीरा नाम किसी का है तो मीरा के लिए उन्होंने कह दिया M दे दो, राकेश नाम है राकेश के लिए R दे दो। तो इसी प्रकार से इन्होंने ऑक्सीजन के, अब इन्होंने इसी प्रकार से अक्षरों को नाम देने के, ये ऐसे अक्षर हैं, इसे हम आसानी से अंग्रेजी की भाषा में लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कंप्यूटर में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ऑक्सीजन के लिए उन्होंने H दिया, तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने H दिया, ऑक्सीजन के लिए उन्होंने O दिया, और कार्बन के लिए C दिया। तो यहाँ पर अब इनके लिए एक दिक्कत ये आ गई कि मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए तो तुम H दे चुके हो, हाइड्रोजन के लिए तुमने H दे रखा है, अब दूसरा नाम आ गया हीलियम, तो हीलियम के लिए भी H देंगे तो दोनों नाम एक से हो जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा फिर जाओ तो ऐसा करते हैं, हीलियम के लिए एक अक्षर जोड़ दिया तो उसका पहला अक्षर, तो पहला अक्षर H के साथ में E जोड़ दिया। अगर कहीं पर भी H के साथ में E लिखा हुआ है विज्ञान में
तो आप सीधे समझ लेना उसका क्या नाम है, हीलियम। ठीक। कैल्शियम, कैल्शियम के लिए अब कार्बन के लिए पहले ही उन्होंने नाम सी दिया है, तो कैल्शियम के लिए भी सी बनना है नाम। तो उन्होंने ये कहा कि अब ऐसा करते हैं इसके साथ भी पहला अक्षर ले लेते हैं, तो कैल्शियम के साथ उन्होंने क्या ले लिया, सी। ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन, क्लोरीन को देखिए हम ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं, तो क्लोरीन के साथ में क्या हुआ, इन्होंने सी और इसके साथ में एल ले लिया, तो इन्होंने क्या ले लिया, सी। तो किसी के साथ में पहला अक्षर ले लिया, किसी के साथ में अगला वाला दूसरा अक्षर ले लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने अक्षरों को क्या किया, विज्ञान के अक्षरों को लिखा। अब यहाँ पर देखिए एक दो चीज़ हैं हमारी विज्ञान की, तो थोड़ी हम उनके सूत्रों के बारे में समझते हैं। तो सूत्रों के बारे में समझने के लिए देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए उन्होंने हाइड्रोजन के लिए क्या दिया था, H। तो यहाँ पर एक दो चीज़ों को आप समझ लो कि इन्होंने हाइड्रोजन के लिए क्या दिया, क्या दिया इन्होंने, H दिया। ठीक है। और कार्बन के लिए C दिया, और फ्लोरीन के लिए, ये सब देखो किताब में लिखा हुआ है, फ्लोरीन के लिए क्या दिया इन्होंने, F दिया। ठीक। और नाइट्रोजन के लिए क्या दिया, N। ठीक है। नाइट्रोजन के लिए N दिया। और फास्फोरस के लिए क्या दिया, F। और सल्फर के लिए S। ठीक। एल्यूमिनियम के लिए क्या दिया इन्होंने, Al। ठीक है। और आर्गन के लिए Ar। इस प्रकार से देखिए इन्होंने नाम दिए। ठीक है। अगला और देखते हैं, और भी नाम देखिए और हम थोड़ा और समझ लेते हैं। अब ब्रोमीन की बात करते हैं, तो अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूं तो ब्रोमीन के लिए इन्होंने क्या दिया, Br। ठीक है, Br दिया। कैल्शियम के लिए दिया इन्होंने Ca। क्लोरीन के लिए Cl। ठीक। और कोबाल्ट के लिए इन्होंने क्या दिया, CO। ठीक है। अब हीलियम के लिए He। ठीक है। मैग्नीशियम के लिए, ये सभी नाम तुम्हें याद करने हैं। मैग्नीशियम के लिए Mg। नियॉन के लिए यहां पर लिख देता हूं मैं इधर, नियॉन के लिए Ne दिया। ठीक है। सिलिकॉन के लिए Si। ठीक है। सिलिकॉन के लिए क्या दिया, Si। किताब में देना और सारी चीज़ों को नोट कर लेना। उसके अलावा देखिए और भी ऐसे अक्षर थे, तो उन्होंने कुछ अक्षर लैटिन से भी लिए, लैटिन भाषा थी। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का नाम उन्होंने किस में लिया है, लैटिन से लिया। ठीक। उसके अलावा कॉपर का नाम किससे लिया, लैटिन से Cu। ठीक है। आयरन हम लोहा को कहते हैं, आयरन का नाम भी क्या है, लैटिन से लिया गया। ठीक है। फेरम कहते हैं इसे। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम का नाम क्या है, के। ये भी उसने कहाँ लिया है, लैटिन से लिया। कैलियम है। ठीक है। सिल्वर। Ag अर्जेंटम है। ठीक है। उसके अलावा गोल्ड क्या है, सोना भी क्या है, औरम क्या है मेरे पास, लैटिना में। पारा की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक, तो हाइड्रोएर्गारियम। ठीक है।
ये हमारा क्या लैटिन नाम। अब हमें इन्हीं नामों से इनके जो अक्षर है ना प्रतीक, इसी से हमें क्या बनाना है, इनके सूत्र बनते हैं। तो सूत्र भी कैसे बनेंगे हमारे, इसी से ही क्या बनेंगे सूत्र, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो परमाणुओं का समूह या अणु एक रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो एक तो देखिए तत्वों का सूत्र हो गए, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो तत्व जोड़ के क्या बना दिया मेरे पास, हाइड्रोजन का सूत्र बन गया। ऑक्सीजन का सूत्र बनाना है तो देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, ऑक्सीजन का सूत्र बन गया, ये बन गया ऑक्सीजन का सूत्र। ठीक है, अब यौगिक का सूत्र बनाना है तो हाइड्रोजन को ले लियो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये है मेरे पास क्लोरीन का परमाणु, दोनों तो क्या HCl बन गया। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु, तो क्या बन गया मेरे पास पानी, पानी का सूत्र बन गया। ये सारी सूत्र तुम्हें याद करनी है। परमाणुकता की, परमाणुकता के बारे में देखिए मैंने पिछली स्लाइड में तुम्हें पढ़ाया, उसमें परमाणुओं की संख्या, परमाणुकता का मतलब होता है कि उसके अंदर में परमाणुओं की संख्या। तो मान लीजिए हाइड्रोजन का अगर मेरे पास सूत्र है, हाइड्रोजन का, ये है मेरे पास किसका सूत्र, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या है हमारा, हाइड्रोजन का सूत्र क्या है, हाइड्रोजन का सूत्र H2, ये लिखा है, क्या लिखा है H2। H2 में यहाँ हाइड्रोजन के तत्व में, यहाँ हाइड्रोजन के तत्व एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन के सूत्र ये है, तो इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन तत्व के यहाँ पर कितने हैं, 2 परमाणु। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है O2। तो O2 को अगर देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहाँ पर 2, ऑक्सीजन के परमाणु कितने यहाँ पर 2 हैं, ये लिखे 2 परमाणु। ओजोन की बात करो, ओजोन में देखिए ऑक्सीजन के देखिए एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, तो ये मेरे पास सूत्र बन गया O3। तो O3 मतलब ऑक्सीजन में, ओजोन में परमाणुकता कितनी है ऑक्सीजन की, 3, अर्थात 3 परमाणु है यहाँ पर। फास्फोरस की बात करो, फास्फोरस में देखिए एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधे लिख दो, यहाँ पर एक 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 कितने हो गए सब जोड़ के, तो 4 को हम लिख देंगे P4। तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है, 4 है, इसे देख ही नहीं रहे तुम। इधर देखिए यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र के बारे में तो कई बार बता चुका हूं इसी स्लाइड में। अभी मैं यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर के यौगिक बनाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले लिए मैंने, ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले लिया, इससे मिलकर के मेरा क्या बन गया, ये पानी। पानी का मतलब क्या है, जल। ये देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने सूत्र के रूप में, जो उन्होंने चिन्ह दिए, ये देखिए 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन H2O, H2O क्या है मेरे पास, पानी का सूत्र। तो जल का एक अणु, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के इसमें कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हाइड्रोजन के इसमें, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का भी मैं जल की बात कर रहा हूँ या हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ या मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि किसी का भी जो अणुसूत्र होगा या किसी का भी जो अणुसूत्र है या कोई रासायनिक सूत्र है, तो उसमें हम परमाणु गिनते हैं कि कितने परमाणुओं की उसके अंदर संख्या है। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर हमारे सामने दे रखे हैं कुछ सूत्र। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। नमक का सूत्र क्या है, NaCl। तो यहाँ पर Na क्या है, ये एक सोडियम का क्या है परमाणु, और ये क्या है क्लोरीन का क्या है एक परमाणु। दोनों परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, NaCl, नमक बना देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में देखो क्या लिखा है मेरे पास, CO2। तो कार्बन का यहाँ पर क्या है, 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है, 2 परमाणु। ऑक्सीजन कितने परमाणु यहाँ पर, 2, CO2। इसी प्रकार से देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4 में देखते हैं तो क्या है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहाँ पर, 4 हैं। उसका दिमाग ही नहीं चल रहा तुम्हारा। नाइट्रिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 में देखो हाइड्रोजन कितने परमाणु, एक, N कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितने, 3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये सूत्र है। चीनी शक्कर का सूत्र क्या है, C12H22O11, ये क्या है, चीनी का सूत्र है, ये चीनी का सूत्र है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा NaHCO3। ये सारे सूत्र तुम्हें क्या करना है, याद करते हैं। अब हमें पढ़ना है अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं, हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर में अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब यहाँ पर देखो ऐसी चीज कौन सी है जो खट्टी है, और जो चीज खट्टी होती है वो क्या है, मेरे पास अम्ल है। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, खट्टे फल, ये देखो लिखा नीचे खट्टे फल। दही कैसी होती है, आम कैसा होता है, कच्चा आम। सिरका कैसा होता है, इमली कैसी होती है। तो ये सब क्या है, इसमें सब में क्या मिला है, अम्ल मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अम्ल देखते हैं, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, एक तो हो गए देखिए हमारे पास प्राकृतिक, या इसे कहते हैं कार्बनिक, या हम इसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो हमें प्रकृति में मिल जाते हैं और जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं, जैसे पादप तथा जंतु आदि से प्राप्त होते हैं। ये हमारे लिए क्या हानिकारक नहीं होते। जैसे संतरा देखा तुमने, संतरे का फल, संतरे के फल को हम आसानी से खा सकते हैं। उसके अंदर क्या मिलेगा मुझे, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल मिलता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होगा, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ये सारी चीज़ क्या हैं, ये कैसे अम्ल हैं, बहुत वीक हैं, इसे हम आसानी से खा सकते हैं। उसके अलावा दूसरे अम्ल होते हैं, देखिए इसे क्या कहते हैं हम, खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल। तो वे अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से निष्कर्षित किए जाते हैं, खनिजों से निष्कर्षित किए जाते हैं, या निष्कर्ष करके बनाए जाते हैं, निष्कर्ष करके बनाए जाते हैं। ये हमारे लिए क्या हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब अम्ल को हमें देखते हैं, तो अम्ल भी मुझे देखिए एक तो सांद्र मिलते हैं और दूसरे मुझे में क्या मिलते हैं, तनु। अब अगर कोई मेरे पास बर्तन है, उस बर्तन के अंदर मैंने अम्ल ज़्यादा ले लिया है, तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा क्या है, अधिक। यहाँ पर अम्ल की मात्रा क्या है, अम्ल की मात्रा क्या है यहाँ पर, और पानी की मात्रा क्या है, कम। दूध देखा तुमने, दूध ले लेता हूँ 100 ग्राम और पानी डाल देता हूँ उसमें कितना, आधा लीटर, तो उसमें दूध दिखाई नहीं पड़ेगा मुझे। तो दूध कैसा हो गया वहाँ पर, बिल्कुल पतला हो गया, उसमें दूध है नहीं, क्या हो गया, पतला। ठीक, अम्ल को भी ज़्यादा पानी डाल करके हम कैसा कर देंगे, पतला। तो जब देखिए, जब अम्लों में पानी की मात्रा कम हो, अगर पानी की मात्रा कम है, ठीक है, पानी की मात्रा कम है और अम्ल ज़्यादा, जैसे दूध है, दूध की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा कम है, तो दूध कैसा होता है, वो गाढ़ा होता है। तो सांद्र का मतलब क्या है, गाढ़ा। अगर पतला बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, दूध में पानी डाल दूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैं अम्ल में क्या डाल दूंगा, पानी। तो जब पानी की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा क्या है, अधिक, और अम्ल की मात्रा क्या है, कम, तो हम उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल, ठीक है, या डाइल्यूट। क्षारक, अगर मैं क्षारक की बात करता हूं तो देखिए क्षारक वे पदार्थ होते हैं तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं तो देखिए यहां पर क्षारक वे पदार्थ होते हैं, इसे देखिए
ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षार या भस्म कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं? क्षार या भस्म कहलाते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। अब मान लीजिए साबुन है, साबुन को देख लीजिए आप, साबुन क्या है? क्षार। साबुन का ये क्या है? पाउडर। ये क्या है? डिटर्जेंट पाउडर। ये क्या है? इनो। ये क्या है? पेस्ट। ये क्या है मेरे पास? पेस्ट, टूथपेस्ट है। तो टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट क्या है? क्षार है। सारी चीज़ों को देख लीजिए, सारी चीज़ ऐसी है जो क्या बनाती है? झाग बनाती है। और जो चीज़ ज़्यादातर झाग बनाएगी वो क्या होगी? क्षार होगी। ठीक, अब आता है अम्ल एवं क्षारक की पहचान। हम कैसे पहचान करेंगे? ये अम्ल है और एक ये क्षारक है। तो इसकी पहचान करने के लिए एक चीज देखिए आती है सूचक। एक चीज क्या आती है? सूचक। उस सूचक को अब हम देखते हैं सूचक है क्या। तो देखिए सूचक वे पदार्थ होते हैं, इधर देखिए यहां पर, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपना रंग या गंध आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि फेनोप्थालीन। ठीक है, ये सब क्या है? सूचक। अगर कोई मेरे पास अम्ल और क्षार है तो मैं इसे उसमें डाल दूंगा तो ये अपना कलर चेंज कर देंगे या अपनी स्मेल देंगे। स्मेल मतलब कुछ ना कुछ गंध आएगी। तो मान लीजिए ये मैंने एक लिया लिटमस पेपर, एक मैंने बर्तन लिया है। इस देखो यहाँ पर बर्तन को देखिए, एक मैंने बर्तन ले लिया। इस बर्तन के अंदर मानो मैं क्या करूँगा? इसके अंदर लूँगा क्या मैं? नींबू पानी। नींबू क्या है? स्वाद में खट्टा होता है, तो खट्टी चीज़ होती है वो क्या है? ऐसे मैं नींबू को निचोड़ लूँगा। अब इसमें क्या डालूंगा मैं? नीला लिटमस पेपर, नीले कलर का। तो जैसे ही मैं पानी के अंदर में डालूंगा तैसे ही वो पानी में, पानी नहीं है ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल क्या है? नींबू है। इसके अंदर क्या है? नींबू। तो जैसे ही मैं इसमें डालूंगा, अम्ल में डालूंगा, तैसे वो नीला कैसा हो जाएगा? एकदम से लाल। तो देखो अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, अर्थात लाल रंग बदल जाएगा। तो जैसे वो लाल रंग बदल जाएगा तैसे मैं क्या कहूँगा? ये क्या है? ये चीज़ क्या है? अम्ल है। अब क्षारीय में एक मैंने बर्तन ले लिया, इसमें क्या घोल लूंगा मैं? थोड़ा इसमें घोल लूंगा मैं, मानो क्या? डिटर्जेंट। घोल लूंगा। ठीक है, इसमें क्या घोल लूंगा मैं? डिटर्जेंट। अब इसमें डालूंगा मैं कितना? लाल लिटमस पेपर। अब जैसे मैं इसके अंदर लाल लिटमस पेपर डालूंगा तैसे इसमें क्या है? जो सर्फ देगा, जो बर्तन धुलने वाला सर्फ देगा, सर्फ, उसके पानी को घोल कर उसमें डालोगे तो तैसे इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला। वहां पर नीला लाल हो रहा है और यहाँ पर लाल कैसा हो जाता है? नीला। तो यहाँ पर देखिए नीला हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये चीज़ क्या है? इसके अंदर में क्षार है। ठीक, क्षार है। इसी पे बाद हल्दी देखिए तुमने, हल्दी, अगर हल्दी हमारे कपड़ों पर लग जाती है तो मैं जैसे ही उस हल्दी के ऊपर साबुन लगाऊंगा, ठीक, साबुन लगाऊंगा, कपड़े देखना हल्दी के धुले हुए सफ़ेद कपड़े हों, साबुन लगाऊंगा तैसे ही वो चीज़ हल्दी कैसी हो जाती है? एकदम पीली नहीं, लाल हो जाती है। पीली तो है ही हल्दी, जैसे उसको साबुन लगाएगी वो लाल हो जाएगी अपने आप। अब देखिए लवण देखते हैं, लवण क्या है? अब देखिए क्या है लवण। देखिए जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। मान लीजिए कि एक मेरे पास एक बर्तन है, इसमें मैंने ले लिया अम्ल, और एक मेरे पास बर्तन और है, इसमें मैंने क्या ले लिया? क्षार। क्षार का मतलब क्या है? इसमें डिटर्जेंट का पाउडर ले लिया, और इसमें क्या ले लिया? नींबू। ठीक है, दोनों को मैं मिला दूंगा तो विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाता है।
क्या हुआ? तो विलेन कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो विलेन कैसा हो जाता है? उदासीन। अब देखिए आगे, अम्ल क्षारक तथा लवणों का उपयोग देख लीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए अम्ल क्षारक तथा लवणों का क्या देखिए उपयोग। अब यहां देखिए अम्ल एवं क्षारक लवणों का उपयोग देखिए, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, उर्वरकों में जैसे देखिए अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, इधर देखते रहिए सारे बच्चे, बैटरियों के निर्माण में, रंग कागज कपड़े आदि के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? अम्लराज बनाने में। अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण में, सोने चांदी को शुद्ध करने में, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किताब में सब किताब है तो किताब, ये सारी पावर पॉइंट को भी उतारना थोड़ी देर बाद तुम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में, टॉयलेट की सफाई में, ये घरेलू काम है, टॉयलेट की सफाई भी हम कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की बात करते हो तो एसिटिक अम्ल का निर्माण कहाँ करते हैं? सेल्यूलोज एसीटेट, यानी कि फोटो फिल्म बनाने में, सफ़ेदा बनाने में, अचार बनाने में। अचार बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम क्या एसिटिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन निर्माण में, बर्तनों की सफाई करने में। कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? ये सब केमिकल हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए अमोनिया निर्माण में, आयरन निर्माण में, घर की सफाई यानी कि पुताई वगैरह होती है तो घर की पुताई में काम करता है, तो इसलिए ये क्या है, हम इसे घरेलू उपयोग में काम कर सकते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये क्या है? एक नमक है मेरे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये मेरे पास एक नमक है। क्लोरीन बनाने में, साबुन के निर्माण में, भोजन बनाने में, भोजन होता नहीं भोजन, तो भोजन में हम क्या करें, जब भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्वाद को अच्छा करने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं, हम नमक डाल देते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए ORS घोल, ORS जैसे मान लीजिए हमें किसी का वो हो रही है, मतलब पेट में दिक्कत हो रही है तो ORS घोल पी लेते हैं। बच्चों को भी हम ORS घोल पिला देते हैं, उसमें भी हम थोड़ा नमक डाल देते हैं इसलिए। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट देखिए कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में, कपड़ों की धुलाई करने में। ये कपड़ों की धुलाई क्या, सोडियम कार्बोनेट क्या है, कपड़ों की धुलाई करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का देखिए हम प्रयोग कहाँ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में कर सकते हैं, पाचक पदार्थों के रूप में कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में कर सकते हैं, पेय पदार्थों के निर्माण में कर सकते हैं, ब्रेड केक आदि बनाने में कर सकते हैं, भोजन निर्माण में कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ प्रश्न आ गए, यहाँ पर कुछ प्रश्नों को कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। निशान लगा लीजिए। इनमें से कहाँ गया, इनमें से किसके अणुओं के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है? ठोस में होता है। तो पानी क्या है, द्रव है। भाप क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो यहाँ पर बर्फ क्या है, बर्फ क्या है, ठोस है। तो इसलिए क्या होगा, बर्फ। धावन सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, CaOH नहीं है,
CA2 नहीं है, CaO नहीं है, CaOH ये सही है। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? साइट्रिक अम्ल हम खा सकते हैं, एसिटिक खा सकते हैं, टार्टरिक हम खा सकते हैं। ये तीनों क्या हैं? दुर्बल अम्ल हैं। ये तीनों क्या हैं? दुर्बल अम्ल हैं। अब यहाँ पूछा प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल क्या है मेरे पास? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इनमें से कौन सूचक नहीं है? सूचक की बात कर रहे हैं। देखो लाल लिटमस ये भी सूचक है, मिथाइल ऑरेंज ये भी सूचक है, फेनोप्थलीन ये भी सूचक है, बट एंटासिड की बात करता हूं तो ये सूचक नहीं है, तो चौथे में निशान लगा दो। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों के तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। लिख लो परमाणु, कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है, 2 लिख लो। अगला देखिए, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान कितना होता है? नगण्य होता है। अब देखिए, जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों होती हैं। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार कैसे होते हैं स्वाद में? कड़वे होते हैं। भस्म पानी में घुल करके क्या बनाते हैं? क्षार। क्षार का मतलब क्या है? ये क्या बनाते हैं? एल्काली। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा पानी, लिख लो, लिख ले थोड़े। चलो आगे लिखो। अब आ गया देखिए अगला एक और प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही और गलत पे निशान लगाओ। निम्नलिखित कथनों में सही और गलत में क्या लगाओ? निशान। अब देखिए यहां पर पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं का बना होता है। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के बने होते हैं, ये बात सही है। पदार्थ ठोस भी होंगे, पदार्थ द्रव भी होंगे और पदार्थ गैस भी होंगे। ठीक है, तत्व भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होता है। भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना तो नहीं, तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। अब इसमें अगर भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण संयोजन में कहते नहीं। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावेश कहते हैं नहीं। नहीं, अणुओं के मध्य नहीं। ठीक है, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, ये सही है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है, सही है। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है? 2। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया नए परमाणु नहीं जुड़ते, सब एक ही रहता है। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की क्रिया हम इस ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमारे पास CO2, जितने परमाणु इधर हैं उतने उधर रहते हैं, कोई चीज नहीं जुड़ती है। ठीक है, अगला देखिए, ये हल्का सा थोड़ी सी ये खोल दे। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से सही कथन को छांट करके लिखिए, रहने दो रहने। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, सही कथन है बिल्कुल। फेनोप्थलीन का रंग क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, ये सही है। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, ये सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? NaOH, क्या है? एक क्षार है। साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, सही है। सिरके में टार्टरिक अम्ल होता है? नहीं, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों के नाम दीजिए, संकेत दीजिए। हीलियम का He, आर्गन का Ar, चांदी का Ag, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, बेरियम का Ba, क्रोमियम का Cr। अब तत्वों के नाम लिखिए। सोडियम, Na का सोडियम कहते हैं, C को हम कार्बन कहते हैं, Br को हम ब्रोमीन कहते हैं, Mn को हम मैग्नीज कहते हैं, Ag को हम सिल्वर कहते हैं, Au को हम सोना कहते हैं, Ba को हम बेरियम कहते हैं, Ca को कैल्शियम कहते हैं, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और आ गया, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन से तत्व हैं। अब देखिए यहां पर CaCl2 है, इसमें क्या है? कैल्शियम है और क्लोरीन।
अब Al2SO4 उल्टा इसमें क्या है, एल्युमिनियम भी तत्व है, सल्फर भी तत्व है, ऑक्सीजन का भी तत्व है, इन सब के क्या है परमाणु, ठीक है। MgO इसमें देखिए मैग्नीशियम भी और क्या है ऑक्सीजन। P2O5 इसमें फास्फोरस भी है और ऑक्सीजन भी है। CaCO3 यहाँ पर देखिए कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और C6H12O यहाँ पर देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए और प्रश्न आ गए, इन प्रश्नों को देखिए। एक यौगिक का सूत्र NaOH, इसमें कौन कौन से तत्व हैं। NaOH में क्या है, एक तो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक। ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न होते हैं। ठोस पदार्थों के अणु द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए सारे बच्चे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न हमारे पास रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने के क्या लाभ हैं। ये देखिए लाभ हैं। अब H2 और 2H में क्या अंतर है, इस प्रश्नों के देखिए जवाब देखिए सारे बच्चे। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है सारे बच्चों को। अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थों स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण और वो बनाते हैं, ठीक। सूचक किसे कहते हैं, देखिए सूचक किसे कहते हैं, सूचक के बारे में दे रखा है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को अम्लीय या क्षारीय पदार्थों को विलयन में मिलाने पर कारण कैसा हो जाता है, बदल जाए। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षारक विलयन में डुबाने पर नीला हो जाता है। अब देखिए अम्ल तथा क्षार की पारस्पर क्रिया द्वारा लवण का बनना कौन सी क्रिया है, इनकी क्रिया है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। निम्न में से अम्ल क्षार लवण को छांट करके, नींबू का रस अम्ल है, सिरका अम्ल है, इमली का रस क्या है अम्ल है। भुजा हुआ चूना, ठीक है, भुजा हुआ चूना, जिंक ऑक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा क्या है, सब क्षार है। कैल्शियम सल्फेट नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये है मेरे पास NaCl और ये क्या है मेरे पास कैल्शियम सल्फेट, सब क्या है लवण है। अब निम्नलिखित की क्रिया से बताइए। अब NaOH की क्रिया अगर HCl के साथ में कर दें तो नमक और पानी बनता है, ठीक है। Na मिलेंगे और Cl मिलेंगे तो क्या बन जाएगा NaCl, ठीक है। इसके साथ में ये हमारा चैप्टर क्या हुआ यहाँ पर, इसके चैप्टर देखिए। अब सारे बच्चे जो है इसके प्रश्न आंसर को अभी उतार लेंगे, ठीक है। अब सारे बच्चे जाएं।